16 फ्रेंड, आज MPPSC में 3 मार्क सीरीज है। उसमें हम लोग चतुर्थ प्रश्न पत्र को रिसर्च करेंगे, जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इकाई है, जिसमें दार्शनिक विचारक और समाज सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जैन मतानुसार अनंत चतुष्टय क्या है? तो जीव के 4 प्राकृतिक गुण होते हैं और ये अनंत मात्रा में होते हैं, इसलिए इन चारों गुणों को अनंत चतुष्टय कहा गया। कौन कौन से? अनंत विश्वास, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद। अनंत विश्वास, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत विश्वास। बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों मिला के त्रिपिटक का निर्माण करते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। कबीर के अनुसार गुरु महिमा का वर्णन कीजिए। गुरु की महिमा का वर्णन, तो पहला है कि अपने सिर की भेंट देकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। अपने सिर की भेंट देकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। गुरु के समान कोई दाता नहीं होता। गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर उनकी आज्ञा में चलो। और कबीर ने गुरु की महिमा उनके दोहों के माध्यम से प्रकट की है। तो उनका एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये उनका एक महत्वपूर्ण दोहा है। चलिए, इस क्वेश्चन देखते हैं कि सुकरात के अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है, नॉलेज इज वर्चू की व्याख्या कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा क्या लिखेंगे आप कि सुकरात के अनुसार सद्गुण मानव जीवन में प्राप्त किया जाने वाला सर्वोत्तम शुभ और सर्वोत्तम लक्ष्य, मानव जीवन में प्राप्त किया जाने वाला हाईएस्ट गुड है और हाईएस्ट गोल भी है। तो ये मत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्वैत वेदांत की व्याख्या कीजिए। अद्वैत वेदांत की व्याख्या कीजिए। अद्वैत वेदांत की एक शाखा है। अद्वैत विचारधारा के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य अद्वैत विचारधारा के संस्थापक थे। उसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराद्वैत, उनके अनुसार संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। अरस्तु के 4 सद्गुण लिखिए। एरिस्टोटल के 4 सद्गुण, 4 वर्चूज कौन कौन सी हैं? पहला है साहस यानी करेज, दूसरा है संयम यानी टेम्परेंस, न्याय है जस्टिस, ये 4th वर्चू होने वाली है, 4th सद्गुण होगा। और फिर उदार। अरस्तु द्वारा बताए गए 4 कारणों के नाम लिखिए। तो निमित्त, आकारिक, अंतिम या आश्रय और उपादान। तो कौन कौन से कॉज होते हैं? मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज। महावीर स्वामी के तिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। पंच महाव्रत क्या है? पंच महाव्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन दर्शन में अनेकांतवाद क्या है? तो अनेकांतवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है। इसके अनुसार सृष्टि का निर्माण अनेक तत्वों से हुआ है और प्रत्येक तत्व के अनेक गुण होते हैं। जैन धर्म का स्यादवाद क्या है? तो अन्य नाम इसका सप्त भंगिनय सिद्धांत। यह ज्ञान की अपेक्षा सापेक्षता का सिद्धांत है। यह ज्ञान की सापेक्ष यानी रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज का कॉन्सेप्ट है। इसके अनुसार ज्ञान समय, दूरी, प्रकाश, स्थान आदि पर निर्भर करता है। ज्ञान निरपेक्ष नहीं है, यानी नॉलेज होता है एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये रिलेटिव होता है, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन में प्रातीत समुत्पाद क्या है? समझाइए। तो बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है प्रातीत समुत्पाद। यह बौद्ध दर्शन का कारणता
यह कारण सिद्धांत है, कॉजेशन थ्योरी है। इसके अनुसार जीवन और जगत की प्रत्येक घटनाएं कार्य कारण पर, कॉज एंड इफेक्ट पर निर्भर करती, कॉज और इफेक्ट पर निर्भर करती। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक जीविका, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास, सम्यक कर्म और सम्यक वाक। बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताइए। दुख समुदाय, पहले तो दुख होगा, फिर दुख समुदाय होगा, फिर दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा और दुख निरोध, ये 4 हैं आर्य सत्य बौद्ध धर्म में। चलिए, गुरु नानक जी का दर्शन क्या है? ईश्वर एक है, गॉड इज वन। ईश्वर एक है, वह सर्वत्र विद्यमान। सनातन में अलौकिक शक्ति को माना। गुरु महत्व की चर्चा, अंधविश्वास के परित्याग पर जोर दिया। कबीर के पदों का संकलन क्या कहलाता है? तो कबीर के पदों का संकलन बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजक। बीजक कबीर का सबसे पुराना और प्रमाणिक संग्रह है। रामचरितमानस, इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और भाषा अवधी भाषा में लिखा गया। ये महाकाव्य है, महाकाव्य है ये। और इसमें जो श्लोक कितने हैं? 10,902। संत कबीर के मानवीय दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या है? तो कबीर ने मानव के लिए सर्वाधिक मूल्यवान जीवन मूल्यों को बताया, जो केवल शिक्षा से ही नहीं आते, अनुभव से आते। वे कहते हैं कि अनुभव ही सच्ची शिक्षा है, वही सच्चा शिक्षा। तुलसीदास के दार्शनिक विचार स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास जी के दार्शनिक विचार ना सांप्रदायिक हैं, ना संकीर्ण हैं, वे व्यापक और उदार हैं। जो बातें अनेक संप्रदायों में सभी को मान्य हैं, तुलसी ने उन्हीं को ग्रहण किया है। उनकी धर्म संबंधी धारणा सर्वजन सुलभ और लोक कल्याणकारी। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार मानव धर्म क्या है? मानव धर्म क्या है? तो उनकी दृष्टि में मनुष्य विधाता की अनुपम कृति है, विश्व में उसका स्थान संदिग्ध नहीं है। जीवन और मृत्यु की सीमा के अंतर्गत मानव कर्तव्य, आत्मचिंतन, प्रेम और निष्ठा में, इसी में जीवन की शांति और वास्तविक सुख है। द रिलीजन ऑफ मैन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। पुस्तक में संपूर्ण मानव जाति में एकता की बात कही गई। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 को। उद्देश्य क्या था? सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। राजा राम मोहन राय का समाज सुधार में योगदान लिखिए तो वो मूर्ति पूजा और रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं का विरोध किया करते थे। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, महिलाओं की निरक्षरता और विधवाओं की निम्न स्थिति पर प्रहार किया। आर्य समाज के संस्थापक, तो इसकी जो स्थापना हुई थी आर्य समाज की 10 अप्रैल 1875 को की गई थी। और इसकी संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के उत्थान में स्वामी विवेकानंद का योगदान बताइए। जन कल्याण हेतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब? 1897 में। रूढ़ियों को तोड़ने और सामाजिक परिवर्तन के समर्थक रहे। युवाओं को चरित्र निर्माण की ओर प्रेरित किया और राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता श्री अरविंदो घोष हैं। सुकरात ये प्रथम यूनानी दार्शनिक व विचारक थे। उन्हें पश्चिमी दर्शन का विजनक कहा जाता है और सुकरात को फादर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। फादर ऑफ फिलॉसफी, दर्शन का पिता। पश्चिमी दर्शन नहीं, संपूर्ण दर्शन के काइंड ऑफ जनक है, फादर। जन्म इनका 469 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। शिष्य अफलातून और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। सुकरात दार्शनिक पद्धति के प्रमुख पद्धतियाँ कौन कौन सी? बातचीत, वार्तालाप की पद्धति यानी डायलेक्टिकल मेथड का उपयोग किया करते थे सुकरात। फिर
आगमनात्मक अगन और गमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मेथड का उपयोग किया करते थे। फिर निगमनात्मक पद्धति यानी डिडक्टिव मेथड। फिर परिभाषात्मक धारणात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, संदेह की पद्धति, ये सब चीज़ें इनसे रिलेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं। सुकरात के प्रमुख कथन कौन कौन से हैं? तो मुझे अपनी अज्ञान का ज्ञान है, मैं कुछ नहीं जानता, ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। नॉलेज इज वर्चू एंड वर्चू इज नॉलेज, आई नो नथिंग, ये उनका कथन था। प्लेटो, इनका जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में होता है। यूनानी महान दार्शनिक और विचारक थे। पश्चिमी परंपरा का सबसे व्यवस्थित चिंतक प्लेटो को माना जाता है। इनका जो वास्तविक नाम था अरिस्टोक्लीज था, अरिस्टोक्लीज। प्लेटो की रचनाएं हैं तो द लॉज है, रिपब्लिक है, अपोलॉजी है, मीनो है, प्रोटागोरस है, सोफिस्ट है, फिलिबस है। रिपब्लिक प्लेटो द्वारा रचित है। प्लेटो रिपब्लिक को न्याय विषयक ग्रंथ कहते हैं। प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसका सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस। बेसिकली ये जस्टिस के ऊपर लिखी गई एक बुक है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शिक्षा सिद्धांत और शिक्षा के बारे में इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा साम्यवाद के बारे में दिया हुआ है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स, ये सब चीज़ें भी दी हुई हैं। आइडल स्टेट की परिभाषा भी दी हुई है। तो ये सब द लास्ट प्लेटो द्वारा रचित यह प्लेटो का अंतिम ग्रंथ था। इसमें न्याय के सिद्धांत की व्याख्या की गई। द रिपब्लिक प्लेटो द्वारा रचित, इसमें राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक व आर्थिक विषयों का वर्णन किया गया। प्लेटो के आदर्शनात्मक राज्य के स्तंभ, आइडल स्टेट होगा प्लेटो का, उसके कौन कौन से स्तंभ होंगे, पिलर होंगे? तो राज्य का साम्यवादी स्वरूप यानी कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट। फिर शिक्षा, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होगा। दार्शनिक तत्व, फिलोसॉफिकल एलिमेंट रहेंगे, और न्याय, जस्टिस। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना क्या है? न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण साम्यवादी व्यवस्था है। आदर्श राज्य अव्यवहारिक है, आइडल स्टेट अव्यवहारिक है, यूटोपिया है। कानून की उपेक्षा की गई है। तो इसमें फिलासफर किंग को, दार्शनिक राजा को सर्वोच्च शक्ति देने की बात करते हैं प्लेटो, जो कि उनका मानना था कि जो फिलासफर किंग होगा, दार्शनिक राजा होगा, वो रूल ऑफ लॉ से भी ऊपर होगा। इवन जो उसके कहे हुए कथन होंगे वो भी लॉ से ऊपर होंगे या वही लॉ बन जाएंगे। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा गड़बड़ है, काइंड ऑफ ये निरंकुशता का शासन आगे चलकर हो जाएगा। फिर प्लेटो का न्याय सिद्धांत उनके दर्शन की आधारशिला है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत राज्य में एकता व सामंजस्य स्थापित करता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन, हस्तक्षेप का सिद्धांत, तो थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, सामंजस्य एवं एकता का सिद्धांत। फिर न्याय सिद्धांत रचनात्मक सिद्धांत है, यानी क्रिएटिव थ्योरी है ये। और स्त्रियों को समान अधिकार, तो इसमें जो वुमेन्स हैं उनको भी फिलासफर क्वींस बनने का अधिकार था, वो भी दार्शनिक रानियां बन सकती थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं, प्लेटो का न्याय केवल नैतिक है, कानूनी नहीं है। कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया गया है, निरंकुशवाद का प्रतीक माना जाता है, और अप्रजातांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं, चरित्र निर्माण पर बल दिया गया है, कैरेक्टर बिल्डिंग पर ज़्यादा महत्वपूर्ण फोकस है। राज द्वारा नियंत्रित व अनिवार्य शिक्षा, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन की बात बहुत पहले प्लेटो कर चुके हैं। फिर कला और साहित्य पर नियंत्रण, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा, और नैतिक विकास पर बल। प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना में बाधाएं, अज्ञानता, इग्नोरेंस, निजी परिवार और निजी संपत्ति, ये सब बाधाएं। प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं, तो अर्ध साम्यवाद होगा। अर्ध साम्यवाद यानी तो ऊपर की दो क्लासें होंगी,
फॉर एग्जाम्पल, पहले जो दार्शनिक राजा होंगे, फिलासफर किंग, और जो सैनिक वर्ग होगा उसके लिए केवल साम्यवाद रहेगा। जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ है, केवल फिलासफर किंग और जो सैनिक वर्ग होगा, जिन्हें एक्सिलरी क्लास कहा जाता है, सहायक क्लास कहा जाता है, उनके लिए होगा। सॉरी, इनको मतलब गार्जियन क्लास भी कह सकते हैं। जो गार्जियन क्लास होगी उसके लिए केवल साम्यवाद होगा। बाकी जो प्रोड्यूसर क्लास होगी, जो उत्पादक क्लास होगी, उसके लिए किसी प्रकार के साम्यवाद की जरूरत नहीं। तो ये काइंड ऑफ अर्ध साम्यवाद है। फिर न्याय की पूरक व्यवस्था है, अभिजातवादी है और राजनीतिक है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के गुण, तो ये विवेक प्रेमी होगा, सत्य का प्रेमी होगा, आत्मनियंत्रण होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, निस्वार्थ भाव से कोई इसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा, शांत स्वभाव होगा। प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथ रिपब्लिक एवं लॉज में क्या अंतर है बताइए। रिपब्लिक में प्लेटो के विचार आदर्शवादी हैं, यानी आइडियलिस्ट है। जब प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा था तो वो यंग था, इसलिए उसके जो विचार थे रेडिकल थे, रोमांटिक थे, ये बात है। जबकि लाज में यथार्थवादिता का, तो फिर अब ये प्रैक्टिकल हो जाता है, जीवन के थपेड़े लगते हैं, तो इसको समझ में आ जाता है कि ये सब चीज़ें, रेडिकल चीज़ें, रोमांटिक चीज़ें सही है नहीं जीवन में, उनसे आगे बहुत बढ़ा नहीं जा सकता है। तब फिर वो प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रैग्मेटिज्म को अपनाता है। रिपब्लिक में प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन का समर्थन किया, फिलासफर किंग के रूल का समर्थन किया है रिपब्लिक में। जबकि लाज में कानून के शासन की सर्वोच्चता को महत्व दिया है। रिपब्लिक में प्लेटो संपत्ति व परिवार की साम्यवादी व्यवस्था करते हैं, लेकिन लाज में कुछ शर्तों के साथ निजी संपत्ति व परिवार का समर्थन करते हैं। रिपब्लिक में न्याय ही राज्य का भौतिक गुण है, लेकिन लाज में आत्मनियंत्रण ही एक आवश्यक मौलिक गुण है। रिपब्लिक में प्लेटो ने दार्शनिक राजा की निरंकुशता का समर्थन किया है, जबकि लाज में लोकतंत्र को महत्व दिया। अरस्तु 384 ईसा पूर्व एथेंस में इनका जन्म हुआ। यूनानी महान दार्शनिक विचारक अरस्तु तथ्यपरक, जमीनी और व्यवहारिक विचारक, तो ये प्रैक्टिकल थिंक करते। जबकि जो प्लेटो था वो आइडियलिस्ट थिंकर थे। ये जो प्लेटो था वो व्हाट आर्ट टू बी पर फोकस करता था, व्हाट आर्ट टू बी, क्या होना चाहिए। जबकि अरस्तु थे व्हाट इज पर इनका ज़्यादा फोकस है, क्या है इस पर का फोकस था। ग्रंथ पॉलिटिक्स लिखी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्लेटो का ये शिष्य था अरस्तु, और इसने एक लिसियम नाम की संस्था भी खोली थी। अरस्तु की रचनाएं तो टॉपिक्स है, कैटेगरीज है, मेट्रोलॉजी है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल है, रेटोरिक है, पोइटिक्स है और यूडिमस है। अरस्तु के राज्य के कार्य क्या क्या है? नागरिकों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ पीपल और सिटीजन, सर्वोत्तम गुणों का विकास, फिर अच्छाई को प्रोत्साहन। दास्ता के पक्ष में अरस्तु के विचार, तो दास्ता स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। दास्ता स्लेवरी नेचुरल है, ऐसा मानते थे कौन? अरिस्टोटल। दास्ता समाजशील उपयोगी है, ये टोटलिटेरियन पर्सपेक्टिव रखते थे स्लेवरी के प्रति। दास्ता नैतिक है, तो ये मोरल भी है। दास्ता अपने स्वामी का ही अंग है, दास जो होता है अपने स्वामी का ही अंग होता है। फिर अरस्तु के शिक्षा योजना के उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल। शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य, तो पॉलिटिकल गोल्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का नैतिक उद्देश्य, मोरल गोल क्या है शिक्षा के। फिर कला का विकास, तो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। अरस्तु का संविधान का चक्रीय क्रम, तो सबसे पहले मोनार्की होती, फिर निरंकुश तंत्र आता है, उसके बाद कुलीन तंत्र आता है, फिर धनिक तंत्र आता है, फिर सर्वजन तंत्र आता है, और फिर लोकतंत्र आता है। उसके बाद राजतंत्र फिर से आ जाता है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है सर्वजनतंत्र यानी पॉलिटी, और फिर डेमोक्रेसी को ये सबसे बेकार मानता है। पॉलिटी सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि ये मिडिल क्लास का रोल है, मिडिल क्लास। अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण अपमान, असमानता तथा अन्याय
भ्रष्टाचार शासकों की निरंकुश नीति। फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी सबसे प्राइम रीजन है रिवोल्यूशन के लिए। अरस्तू का न्याय सिद्धांत। तो अरस्तू के अनुसार न्याय राज्य का व जनता का प्रमुख सद्गुण है। अरस्तू 2 प्रकार के न्याय की चर्चा करते हैं। कौन कौन से? अनुपातिक न्याय या विवरणात्मक न्याय। अनुपातिक या वितरणात्मक न्याय होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा, विवरणात्मक नहीं होगा। अनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल जस्टिस होना चाहिए, प्रोपोर्शनल जस्टिस। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। संशोधनात्मक या सुधारात्मक तो करेक्टिव जस्टिस या डिफॉर्मेटरी जस्टिस। अरस्तू के प्रमुख सिद्धांत सद्गुण का सिद्धांत देते हैं, थ्योरी ऑफ वर्चू देते हैं, थ्योरी ऑफ वर्चू। राज्य की अवधारणा, सामाजिक विचार हैं इनके, सामाजिक विचार। और न्याय का सिद्धांत भी प्रोवाइड करते हैं। महावीर स्वामी, तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। और पंचव्रत से मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया है। और बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के कार्य चतुर्विघ्न संघ। तो महावीर स्वामी के कार्य अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने तीर्थंकरों के धर्म और परंपरा को सुव्यवस्थित रूप दिया। कैवल्य का राजपथ निर्मित किया। संघ व्यवस्था का निर्माण किया। मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, यही उनका चतुर्विघ्न संघ कहलाया। मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, यही इनका चतुर्विघ्न संघ कहलाया। तीर्थंकर, तो जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। और इनकी संख्या 24 है। पहले ऋषभ नाथ थे और सबसे लास्ट में कौन थे? महावीर स्वामी जी। केवल, तो ये संपूर्ण ज्ञान होता है। व्यक्ति जब जीवन व जगत के रहस्यों को समझ लेता है तो उसे कैवल्य कहते हैं। निर्वाण, तो जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है निर्वाण यानी साल्वेशन। आत्मा का सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होना। नेक्स्ट है अनिश्वरवाद किसे कहते हैं? जैन धर्म में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। महावीर के अनुसार अनंत विश्व में 6 द्रव्य हैं। कौन कौन से? आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव। पुद्गल किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में वास्तविक भौतिक द्रव्यों को पुद्गल कहते हैं। पुद्गलों का आश्रव नष्ट करके ही बंधनों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। पुद्गलों का आश्रव नष्ट करके ही बंधनों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। 5 गुण होते हैं: स्पर्श, गंध, रस, स्वाद और रंग। आश्रव क्या है? निदर्शन के अनुसार पुद्गल कणों का जीवन में आश्रव या बहाव होने से ही व्यक्ति बंधन ग्रस्त होता है। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण शरीर बनते हैं, संस्कार के कारण ही पुद्गलों का आश्रव होता है। संवर क्या है? त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की और प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। निर्जरा क्या है? संवर के परिणाम स्वरूप बाद में जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहते हैं। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के नाम बताइए। तो आनंद थे, एक तो आनंद थे, दूसरे सारिपुत्र, मोदग्लायन थे और उपाली थे। बौद्ध धर्म के धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या अभिप्राय? सारनाथ में प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया, अतः उनके उपदेशों को ही धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। भावबंध, तो जैन धर्म के अनुसार यह एक प्रकार का मानसिक बंधन है। मन में जब दूषित विचार भर जाते हैं तब जीवन भावबंध का शिकार हो जाता है। हीनयान शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख संप्रदाय है ये। आधार क्या है? अष्टांगिक मार्ग इसका आधार है। बुद्ध को ईश्वर नहीं माना गया है यहाँ पर बुद्ध को ईश्वर नहीं माना गया। अन्य नाम थेरवाद इसका अन्य नाम। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। पहला है धम्मपद, फिर जातक, फिर महावंश, विनय पिटक, दीर्घ निकाय, बेरी गाथी, अंगुत्तर निकाय,
मध्यम निकाय। 10 शील कौन कौन से? सत्य है, सत्य है, फिर अहिंसा, अहिंसा, फिर आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, सुगंधित सामग्री का त्याग, असमय भोजन न करना, कोमल सैया का त्याग, कामनी और कंचन का त्याग, कामनी और कंचन का त्याग। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणधर क्या है? तो महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाते। उनके नाम थे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे। आर्य, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अकंपित, फिर अचल व्राता, मितार्य और प्रभास। अनेकांतवाद, तो अनेकांतवाद जैन धर्म का कोर सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत है, एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। जातक ग्रंथ, भाषा कौन सी है? पाली। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कथाएं कहलाती। चैत्य क्या है? चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी, चिता संबंध। तो सप्ताह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उनको प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। निष्ठ शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। इनका दर्शन क्या था? अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत। 4 मठों की स्थापना की। द्वादश निदान, तो बौद्ध दर्शन में दुख के कारणों में 12 कड़ियों को माना गया, इसलिए इसे द्वादश निदान कहते। द्वादश निदान जाति है, भाव है, उपादान है, तृष्णा है, वेदना है, स्पर्श है, षडायतन है, नाम रूप है, विज्ञान है, संस्कार है, अविद्या और जरा मरण। चारवाक दर्शन भौतिकवादी विचारधारा है, मटेरियलिस्टिक विचारधारा है। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत का अर्थ है लोक में, जनता में व्यापक रूप से प्रचलित। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक, एक महान संत, समाज सुधारक, मार्गदर्शक एवं ईश्वर स्वरूप। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, आधुनिक ननकाना साहिब, पाकिस्तान के एक मेहता खत्री, प्राचीन छत्री नामक परिवार में हुआ था। गुरु नानक जी के प्रमुख उपदेश कौन कौन से थे? तो ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर सब जगह है और प्राणी मात्र में मौजूद है, ईश्वर की भक्ति करने वाले को किसी का भय नहीं रहता, ईश्वर से और मेहनत करके उधर पूर्ति करनी चाहिए, हाँ, तो ईमानदारी से और मेहनत करके उधर पूर्ति करनी चाहिए। फिर गुरु नानक के अनुसार 5 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? पाश्चात्य विद्वानों ने गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा। अब नेक्स्ट है कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म के लक्षण बताइए। तो शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म के 2 लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तत्वमीमांसा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। इसमें मूल तत्व की खोज या विवेचना की जाती है। संपूर्ण जीव और जगत 2 तत्वों से बने माने जाते हैं, जड़ और चेतन। लोकायत चारवाक दर्शन का एक लोकप्रिय नाम है। अर्थ जो लोगों में व्यापक रूप से प्रचलित है। यह भौतिकवादी, जड़वादी और सुखवादी दर्शन। निष्ठ है कबीरदास की रचनाएं। तो कबीरदास की रचनाएं कौन कौन सी? साखी, शबद, रामायणी और बीजक। साखी, शबद, रामायणी और बीजक। कबीरदास जी के सामाजिक विचार तो धार्मिक पाखंडों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं और जातिवाद का भी विरोध किया। कबीरदास जी के अनुसार कबीर के जगत को परम ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता माना है। तो कबीर ने जगत को परम ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता माना है। उन्होंने जगत को सत्य, नित्य, शाश्वत व चिंतन माना है, लेकिन वे संसार और जीवन को असत्य, सर्वभंगुर मानते हैं। तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तुलसीदास के दार्शनिक विचार
तुलसी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं। वे विशिष्टाद्वैतवादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्होंने अपने काव्य में निर्गुण और सगुण में समन्वय स्थापित करके अद्वैतवाद को भी समर्थन दिया है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जन्म कब हुआ? 7 मई 1861 को। कहाँ? कलकत्ता में। विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, चित्रकार। उपनाम गुरुदेव। और एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए उनको 1913 में दिया गया था। राजा राम मोहन राय के अन्य नाम तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं तो गीतांजलि है, कबूली वाला है, गोरा है, मानसी है, जनगण मन, राष्ट्रीय गान है। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1815 में हुई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित। उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबरुद्दीन ने धार्मिक और सामाजिक क्रियाशीलता के कारण राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित पत्रों के नाम, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित पत्रों के नाम कौन कौन से हैं? मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ब्रह्म क्रॉनिकल मैगजीन। ये 3 अखबार उनके द्वारा निकाले जाते थे। मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और ब्रह्म क्रॉनिकल मैगजीन। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत तो एकेश्वरवाद पर विश्वास व हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना, मूर्ति पूजा का विरोध एवं पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार, व्यक्तिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, पर्सनल और पॉलिटिकल फ्रीडम, शासन का व्यापक कार्यक्षेत्र, प्रेस की स्वतंत्रता, मानवतावाद और विश्व भ्रातृत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और ह्यूमनिज्म। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 1873 को। संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले जी थे। प्रमुख उद्देश्य क्या था? दलित उद्धार, धार्मिक सुधार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महिला सेवा मंडल, तो इसका गठन 1852 में होता है। संस्थापक कौन थे? सावित्रीबाई फुले जी थी। प्रमुख कार्य क्या था? महिला अधिकारों के संदर्भ में जन जागरूकता लाना। सावित्रीबाई फुले की रचनाएं काव्य फुले और 52 कसी, सुबोध रत्नाकर। स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल नाम मूलशंकर था। आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और सन्यासी, आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 में इसका स्टैब्लिश किया था और वेदों की ओर लौट चलो इनका नारा था। सुकरात के सद्गुण संबंधी 5 नियम कौन कौन से? सद्गुण ही ज्ञान ही सद्गुण है। सद्गुण शिक्षणीय है, यानी सद्गुण को प्राप्त किया जा सकता है। सद्गुण एक है, सद्गुण ही आनंद है। सद्गुण व इच्छा ज्ञान पर आधारित होती है। सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है? सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। नैतिक मूल्यों, आदर्शों अर्थात शुभ का ज्ञान ही सद्गुण। सुकरात के ज्ञान संबंधी प्रमुख विचार, तो सुकरात के अनुसार ज्ञान बौद्धिक व प्रत्ययात्मक होता है। ज्ञान के 2 अनिवार्य लक्षण हैं, सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिज्म और विषय निष्ठता, सब्जेक्टिवनेस। ज्ञान ही सद्गुण है। ये इंद्रजनित ज्ञान को अप्रामाणिक मानते हैं। मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है? सुकरात के अनुसार परम उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति करना, यूडेमोनिया। ये शारीरिक और भौतिक सुख की बजाय बौद्धिक व मानसिक सुख पर बल देते हैं। सावित्रीबाई फुले का समाज के प्रति योगदान का वर्णन करें। सावित्रीबाई फुले ने रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, शोषण और ब्राह्मणवाद का विरोध किया। 1857 से 77 तक महाराष्ट्र में अकाल पीड़ितों की मदद की। 1853 में बाल्य हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। बालिकाओं महिलाओं के लिए अनाथ आश्रम की स्थापना की। भ्रूण हत्या एवं बाल हत्या के विरुद्ध महिलाओं को शरण देने का काम किया। उन्होंने पुणे में विधवा स्त्रियों के आर्थिक विकास के लिए सहायता की। सावित्रीबाई फुले कौन थी? तो देश की पहली महिला शिक्षिका और समाज सेविका थी। जन्म इनका 1831 में महाराष्ट्र में हुआ था। विवाह समाज सुधारक ज्योतिबा फुले से हुआ। रचनाएं क्या थी? काव्य फुले, बामन काशी और सुबोध रत्नाकर। शंकराचार्य के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध, वे कर्म जिनका फल
एक व्यक्ति भोग रहा होता है वर्तमान में संचित पूर्व के कर्म फल जिनका फल भोगना बाकी है, और संचयीमान नए कर्म जिनका फल भोगना पड़ेगा। चारवाक दर्शन के अन्य नाम तो भौतिकतावाद या भौतिकवाद, फिर लोकायन दर्शन, जड़वाद, सुखवाद, वस्तुवाद, भूत, चैतन्यवाद। जड़वाद को स्पष्ट कीजिए। जड़वाद दर्शन की प्रमुख मान्यताएं बताइए। जड़वाद इंद्रिय संवेदना को ज्ञान का स्रोत मानता है। यह जगत यांत्रिक नियमों से संचालित है। मानव तथा जगत की रचना नहीं हुई है, बल्कि मानव और जगत का विकास हुआ। यह अलौकिक सत्ता को नकार देता है। विश्व का व्यवस्थापक कोई ईश्वर या प्राकृतिक सत्ता नहीं है। बाह्य जगत वस्तुनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ नहीं। फिर चारवाक मन के पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो वेद निंदा, कर्मकांडों की निंदा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास। चारवाक मत हो गई कि पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो पहला है वेद निंदा, कर्मकांडों की निंदा, ईश्वर की सत्ता में अविश्वास, आत्मा का निषेध, व्यक्तिगत इंद्रिय सुख को जीवन का लक्ष्य मानकर नैतिक मूल्यों का निषेध करना। इस मत ने संयम, शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति के साथ कोई सामंजस्य स्थापित नहीं किया। जड़वाद तो चारवाक दर्शन को जड़वाद भी कहते हैं। जड़वाद में जड़ की एकमात्र तत्व है। जड़वाद में जड़ ही एकमात्र तत्व है। इसमें भौतिक पदार्थ को ही अंतिम सत्ता माना जाता है। सुकरात के ज्ञान संबंधी प्रमुख विचार। तो सुकरात के अनुसार ज्ञान बौद्धिक और प्रत्यात्मक होता है। ज्ञान के दो अनिवार्य लक्षण हैं, सार्वभौमिकता और विषय निष्ठता। ज्ञान ही सद्गुण है। ये इंद्रजनित या इंद्रिय जन्य ज्ञान को अप्रामाणिक मानते हैं। मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सुकरात के चलिए, हालांकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। परम उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति। ये शारीरिक और भौतिक सुख की बजाय बौद्धिक व मानसिक सुख पर बल देते हैं। सुकरात के सद्गुण संबंधी 5 नियम कौन कौन से हैं? ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण शिक्षणीय है, सद्गुण एक है, सद्गुण ही आनंद है, सद्गुण एवं इच्छा ज्ञान पर आधारित होता है। सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है? सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है, नैतिक मूल्यों, आदर्शों अर्थात शुभ का ज्ञान ही सद्गुण है। शुद्धि आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों और ईसाइयों की शुद्धि कराकर सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई गई थी। कवितावली तुलसीदास की रचना है ये। इसमें श्री रामचंद्र के इतिहास का वर्णन चौपाई, सपैया आदि छंदों से किया गया है। इसमें 7 खंड हैं। ये छंद ब्रज भाषा में लिखे गए। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश था, पाखंड खंडन, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंचमहायज्ञ विधि। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। उनके धार्मिक सुधार के प्रयासों के लिए भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। फिर सत्यार्थ प्रकाश, तो यह आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित। उद्देश्य क्या है? आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार, कुप्रथाओं का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, वर्णाश्रम की व्यवस्था के समर्थक, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी अधिकारों के रक्षक, आर्य भाषा और शिक्षा का प्रचार। स्वामी विवेकानंद वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब? 1897 में। कथन क्या था? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1 मई 1897 को होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। मुख्यालय कहाँ था? बेलूर, कर्नाटक। बेलूर, कलकत्ता। उद्देश्य क्या था? धार्मिक और सामाजिक सुधार। अरविंद घोष की रचनाएं कौन कौन सी थी? तो एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द लेजेंड एंड द सिंबल ऑन द वेदा आदि। अरविंद घोष का दर्शन, तो अरविंदो नव्य या न्यू वेदांतिज्म से संबंधित दार्शनिक है। इनका दर्शन पूर्ण अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इनके दर्शन पर पाश्चात्य दार्शनिकों में प्लेटो व अरस्तु तथा भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत व योग का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अरविंद घोष का सामाजिक दर्शन तो
प्रतीकात्मक सोपान, प्रकारात्मक सोपान, रूढ़िवादी सोपान और व्यक्तिवादी सोपान। प्रतीकात्मक, प्रकारात्मक, रूढ़िवादी और व्यक्तिवादी सोपान। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ। यह प्रख्यात शिक्षाविद, दार्शनिक व भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। पुस्तक इंडियन फिलॉसफी, और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। 1954 में। राधाकृष्णन की प्रमुख रचनाएं इंडियन फिलॉसफी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी। राधाकृष्ण का दर्शन प्रत्ययवादी है और शंकर अद्वैतवाद से अधिक प्रभावित है। अद्वैत वेदांत की उनकी व्याख्या को नव वेदांत की संज्ञा दी जाती है। प्रोफेसर CIM जोड ने उनके दर्शन पर काउंटर अटैक फ्रॉम द ईस्ट शीर्षक से ग्रंथ लिखा। इससे उनको ख्याति प्राप्त हुई। शासन में पारदर्शिता का महत्व, शासन की स्थापना के लिए, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, बेहतर प्रशासनिक परिणामों के लिए और समावेशी विकास के लिए। चलिए दोस्तों, सेकंड इकाई देखते हैं। इसमें हम लोग मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड और सब चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिक भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? तो इन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, गुण और व्यवहारों में अंतर ही व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है, पर्सनल डिफरेंशिएशन कहलाता है। मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड परिवर्तन के संघटकों के नाम लिखिए। कौन कौन सकते हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक या क्रियात्मक। तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक में विचार आते हैं। भावात्मक यानी अफेक्टिव, इसमें अभिप्रेरणा मोटिवेशन आता है। व्यवहारात्मक या क्रियात्मक यानी बिहेवियरल में क्रिया आती है, एक्शन। मनोवृत्ति का अर्थ क्या होता है? एटीट्यूड का अर्थ क्या होता है? वस्तु, विचार या व्यक्ति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन या भाव की उपस्थिति मनोवृत्ति कहलाती। रूढ़िवादी परंपरा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति उदाहरण है ये। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मानव व्यक्तित्व में मनोवृत्ति परिवर्तन के प्रकार लिखिए। तो मनोवृत्ति परिवर्तन अनुकूल या संगत परिवर्तन, प्रतिकूल या असंगत परिवर्तन, दो प्रकार से हो सकता है। प्रबोधक संप्रेरण किसे कहते हैं? तो किसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तियों की मनोवृत्ति या उसके व्यवहार को परिवर्तित करने हेतु प्रेषित सूचना को प्रबोधक संप्रेषण कहा जाता है। तो ये बेसिकली परसुएसिव कम्युनिकेशन है। किसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तियों की मनोवृत्ति या उनके व्यवहार को परिवर्तित करने हेतु प्रेषित सूचना को परसुएसिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? पूर्वाग्रह का सरलतम अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के बारे में जांच, वास्तविक अनुभव तथा समुचित ज्ञान से पहले ही मत अथवा धारणा का निर्माण कर लेना। पूर्वाग्रह प्राय एक प्रकार की नकारात्मक निगेटिव एटीट्यूड है। लोक सेवा में सत्यनिष्ठा से क्या तात्पर्य? सत्यनिष्ठा लोक सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। लोक सेवकों द्वारा अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान रहना ही सत्यनिष्ठा। समानुभूति से क्या तात्पर्य? शाब्दिक अर्थ है एक समान अनुभूति। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसी स्तर पर महसूस किया जाता है जिसमें मूल व्यक्ति कर रहा है, समानुभूति। फुट इन द डोर तकनीक से आप क्या समझते हैं? फुट इन द डोर तकनीक, इस प्रविधि में पहले लक्षित व्यक्ति के छोटे निवेदन स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें पहले लक्षित व्यक्ति से, टारगेटेड ग्रुप से छोटे निवेदन स्वीकार करने के लिए कहा जाता है तथा कुछ समय बाद बड़े व जटिल निवेदन मान लेने का अनुरोध किया जाता है। पहले आप किसी से कहते हैं कि हाथ पकड़ा दीजिए भाई साहब, तब हाथ पकड़े तो पूरा शरीर उसका पकड़े। ये बात है, थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में है, लेकिन यही मतलब है इसका कि पहले थोड़ा सा एक निवेदन स्वीकार करवाइए, बैठने की व्यवस्था बनाइए, फिर आप धीरे धीरे लेट जाइए। संवेगात्मक बुद्धि की शासन और प्रशासन में क्या उपयोगिता है? कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का क्या महत्व है? प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य प्रेरणा को बनाए रखना, कार्य परिवेश में दबाव और तनाव प्रबंधन, बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास। मनोवृत्ति के अवयव, तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं एटीट्यूड के? तो एक तो भावात्मक होता है, इसे अफेक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है। फिर संज्ञानात्मक या विचारात्मक, तो इसे कॉग्निटिव
कंपोनेंट कहा जाता है। व्यवहारात्मक या क्रियात्मक इसे बिहेवियरल कंपोनेंट कहा जाता है। तो ए बी सी ये है इसका कंपोनेंट, या सी ए बी कुछ भी। संज्ञानात्मक तत्व कॉग्निटिव कंपोनेंट वस्तुतः यह एक प्रकार से किसी विषय वस्तु के प्रति हमारा विश्वास होता है जो विभिन्न धारणाओं, मतों, प्रत्ययों, विचारों, सूचनाओं आदि के आधार पर बनता है। विचार प्रक्रिया के निर्माण में यह तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भावात्मक तत्व भावात्मक तत्व के अंतर्गत किसी विचार, वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति मन में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की रुचि, अरुचि, पसंद, नापसंद का भाव उपस्थित होता है। व्यवहारात्मक तत्व तो आशय क्या है कि निश्चित ढंग से कार्य करने की प्रवृत्ति। यह तत्व हमारे मनुष्यों के व्यवहार को निर्देशित बहुत नियंत्रित करता है। मनोवृत्ति की विशेषताएं क्या है? एटीट्यूड की विशेषताएं क्या है? मनोवृत्तियां अर्जित होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं। मनोवृत्तियां अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, काइंड ऑफ स्टेबल होती हैं रिलेटिवली। मनोवृत्तियों में प्रेरणात्मक प्रभाव पाया जाता है, मोटिवेशनल फैक्टर इसमें पाया जाता है। मनोवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। मनोवृत्तियों का प्रसार क्षेत्र पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक तक फैला होता है। दो स्ट्रीम में, एक जगह फुली पॉजिटिव, एक फुली नेगेटिव से इसका काइंड ऑफ रेंज रहती है। मनोवृत्ति के प्रकार सकारात्मक मनोवृत्ति, यदि मनोवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति अनुकूल है तो उसे सकारात्मक मनोवृत्ति कहते हैं, और यदि प्रतिकूल है तो उसे नकारात्मक मनोवृत्ति कहते हैं। उभयनिष्ठ या न्यूट्रल एटीट्यूड क्या होता है कि यदि मनोवृत्ति किसी वस्तु या व्यक्ति या विचार के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दोनों भावनाएं एक साथ उसे उभयनिष्ठ न्यूट्रल कहा जाता है, न्यूट्रल मनोवृत्ति कहा जाता है। अनुकूल या संगत परिवर्तन, यदि मनोवृत्ति परिवर्तन वर्तमान मनोवृत्ति की दिशा में है तो इसे अनुकूल परिवर्तन कहते हैं, अर्थात सकारात्मक से और अधिक सकारात्मक या नकारात्मक से और अधिक नकारात्मक। प्रतिकूल या असंगत परिवर्तन, यदि मनोवृत्ति परिवर्तन वर्तमान मनोवृत्ति की दिशा की विपरीत दिशा में होता है तो इसे प्रतिकूल परिवर्तन कहा जाएगा, अर्थात अत्यधिक नकारात्मक से कम नकारात्मक होना और अत्यधिक सकारात्मक से कम सकारात्मक होना। फिर नैतिक मनोवृत्ति, मोरल एटीट्यूड क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, विषय के सही या गलत, उचित या अनुचित होने के बारे में नैतिक निर्णय व्यक्त करना ही नैतिक मनोवृत्ति कहलाता है। मनोवृत्ति परिवर्तन के निर्धारक कौन कौन से हैं? समूह प्रबंधन, नव समूह प्रबंधन, समूह प्रबंधक, नव समूह संबंधन, बाधित संपर्क, जनमाध्यम एवं संप्रेषण और प्रतिष्ठा संसूचन। प्रबोधन संप्रेषण के निर्धारक डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पर्सुएसिव कम्युनिकेशन के, तो संप्रेषण, पहले तो आपके पास कम्युनिकेशन होना चाहिए। संप्रेषण की विषय वस्तु क्या है, संप्रेषण का माध्यम क्या है, और श्रोता या लक्षित टारगेटेड ऑडियंस क्या है आप, ये सब चीज़ें पर्सुएसिव कम्युनिकेशन के डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अनुपालन एक व्यवहार है इसका मनोवृत्ति परिवर्तन, अनुनयात्मक संप्रेषण, अनुरूपता व परोपकार या परमार्थ से घनिष्ठ संबंध होता है। अनुपालन को कृत्रिम या दिखावटी अनुरूपता या व्यवहार परिवर्तन भी कहा जाता है। पालन को अंग्रेजी क्या कहते हैं? कंप्लायंस। पूर्वग्रह की विशेषताएं, तार्किकता का अभाव, न्याय का अभाव, मानवता का अभाव। पूर्वग्रह प्राय नकारात्मक होते हैं, पूर्वग्रह अर्जित होते हैं। पूर्वग्रह विकास के सामाजिक कारण, सामाजिक अधिगम, सामाजिक असमानता, संस्कृति व धर्म, संस्थागत समर्थन। पूर्वग्रह को कम करने के उपाय, असंगत भूमिकाएं, शैक्षिक कार्यक्रम, कानूनी प्रतिबंध, नागरिक समितियां। पूर्वग्रह के हानि या परिणाम, तो प्रजातांत्रिक देशों में पूर्वग्रह विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। विभिन्न प्रकार के भाषाई, जातिगत, धार्मिक पूर्वग्रह राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा, पूर्वग्रह से समाज में द्वेष, शत्रुता, आक्रामकता एवं विघटन बढ़ता है तथा सामाजिक समरसता, सद्भाव एवं एकता को नुकसान पहुंचता है। पूर्वग्रह से उत्पन्न विनाश या कलह से सामाजिक प्रगति में बाधाएं आती हैं। पूर्वग्रह विभिन्न रूढ़ियों एवं परंपराओं पर आधारित होते हैं जो व्यक्ति के वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। पूर्वग्रह
मंद विष की तरह कार्य करते हैं। यह राष्ट्र और समाज के भीतर ही भीतर खोखला कर देते हैं। रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप, ये क्या है? हम अपनी समझ और विचारधारा के अनुसार दूसरे व्यक्ति या समूह के प्रति जो मनोभाव बना लेते हैं उसे रूढ़िवादिता या स्टीरियोटाइप कहते हैं। 12 बजे सरदार का दिमाग, 12 बजे सरदार का दिमाग की क्या है? रूढ़िवादियों की विशेषताएं, तो मिथ्या वर्गीकरण होता है, इसमें विश्वास पर आधारित होता है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्ति होती है, परिवर्तन कठिनाई से होता है। और आपने स्टीरियोटाइपिंग कर ली है। महिलाओं के अंदर तार्किक क्षमता कम होती है, ये आपका स्टीरियोटाइप। या दलित समाज के लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के, आपने अगर स्टीरियोटाइप पैदा कर लिया है तो ये इसका जो परिवर्तन है कठिनाई से होता है। फिर पूर्वाग्रह और रूढ़ी व्यक्तियों में क्या अंतर है? प्रेजुडाइजेस और स्टीरियोटाइप में क्या अंतर है? पूर्वाग्रहों का स्वरूप नकारात्मक होता है। रूढ़िवादियाँ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की हो सकती हैं। पूर्वाग्रह से विरोधी भाव झलकता है और स्टीरियोटाइप या रूढ़ी व्यक्तियाँ अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी तरह का व्यवहार करा सकती हैं। पूर्वाग्रह कम स्थायी होते हैं, रूढ़िवादियों में स्थायित्व अधिक पाया जाता है। पूर्वाग्रह को परिवर्तित करना सरल है, रूढ़िवादियों को या रूढ़ी व्यक्तियों को परिवर्तित करना कठिन होता है। पूर्वाग्रह का संबंध मनोवृत्ति के भावनात्मक घटक से होता है। रूढ़िवादियों का संबंध स्वरूप अज्ञानता घटक से अधिक होता है। पूर्वाग्रह प्रायः नकारात्मक परिणाम देते हैं। पूर्वाग्रहों के आधार पर ही विभेद किया जाता है। रूढ़िवादियों के रूढ़ी युक्तियों से सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं, जैसे किसी को अच्छे गुणों के आधार पर पसंद करना। रूढ़ी युक्तियों के प्रकार, स्टीरियोटाइपिंग के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? पहला है व्यक्तिगत रूढ़ी युक्ति यानी पर्सनल स्टीरियोटाइपिंग। तो व्यक्तिगत रूढ़ी युक्तियाँ या स्टीरियोटाइपिंग व्यक्तियों से संबंधित होती हैं, जैसे अध्यापक कठोर होते हैं। सामूहिक रूढ़ी युक्ति, तो इसका संबंध समूह से होता है, जैसे किसी जात के व्यक्ति अच्छे होते हैं। सामूहिक रूढ़िवादिता। रूढ़ी युक्तियों के विकास के मुख्य कारण, पहला है सामाजिक अधिगम, मिथ्या ज्ञान, सांस्कृतिक मान्यताएं, सामाजिक दूरी, अज्ञानता, इग्नोरेंस। संवेगात्मक बुद्धि, तो संवेगिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों को पहचान कर उसका नियंत्रण करता है और कार्य कुशलता एवं कार्य की सफलता के लिए इसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करता है। तो ये काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है। मनोवृत्ति का महत्व एवं उपयोगिता, तो अनुकूल नकारात्मक क्षमता का विकास, ज्ञानार्जन में सहायक, मूल्यों को जानने में सहायक, सामाजिक बदलाव का माध्यम, बेहतर प्रशासन में और जन सहभागिता में वृद्धि। मनोवृत्ति एवं मूल्य में क्या अंतर होते हैं? एटीट्यूड और वैल्यूज में क्या अंतर होता है? तो मनोवृत्ति सदैव किसी एक विषय, वस्तु या मनुष्य के प्रति होती है। मूल्य किसी विषय विशेष से संबंधित न होकर उस वस्तु के संपूर्ण वर्ग से संबंधित होते हैं। इनका संबंध सामाजिक आदर्शों एवं उद्देश्यों से होता है। मनोवृत्ति में संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक पक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मूल्यों में भावनात्मक पक्ष अधिक प्रधान और प्रभावशाली होता है। मनोवृत्ति के 3 स्वरूप हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और मूल्य कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक, सोशल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, आर्थिक और राजनीतिक वैल्यू। संबोधक संप्रेषण की उपयोगिता व महत्व, पर्सुएसिव कम्युनिकेशन का क्या उपयोगिता और महत्व? तो शासन की स्थापना होती है, भ्रष्टाचार नियंत्रण होता है, सामाजिक कुरीतियों का निवारण होता है। डोर इन द फेस तकनीक, तो यही है। इस प्रविधि में लक्षित व्यक्ति से पहले जटिल व बड़े निवेदन स्वीकार कराने के लिए कहा जाता है। डोर इन द फेस, इस प्रविधि में लक्षित व्यक्ति से पहले जटिल व बड़े निवेदन स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, इसके पश्चात छोटे निवेदन मानने के लिए कहा जाता है। ये डोर इन द फेस तकनीक है। इसके पहले हम लोगों ने डोर इन द फुट तकनीक को पढ़ा था, जिसमें पहले लक्षित व्यक्ति से छोटे निवेदन स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, फिर बड़े व जटिल निवेदन स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। डोर इन द फेस और डोर इन द फुट तो अलग अलग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, इनको मिक्स मत कीजिए। भारत में रूढ़िवादिता के प्रकार, पहला है जातिगत यानी कास्ट से रिलेटेड स्टीरियोटाइप, धार्मिक रूढ़िवादिता, लैंगिक या यौन रूढ़िवादिता, क्षेत्रगत रीजनल स्टीरियोटाइप, ये साउथ का है, ये काला है, ये नॉर्थ इंडिया का है, ये असम का है ना, इससे नॉर्थ के लोगों के प्रति
ये कहा जाता है कि ये लोग चाइना से मेल खाते हैं, तो ये काइंड ऑफ एक स्टीरियोटाइप, ये ऐसा है नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यही है कि ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है मनोवृत्ति, और इसको परिवर्तित करना कठिन होता है क्योंकि ये स्थायी होते हैं, अपेक्षित रूप से ही हाँ रिलेटिवली ये स्थायी होते हैं। व्यक्ति परिवर्तन के सिद्धांत तो कार्यात्मक सिद्धांत है, सामंजस्य सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत और संतुलन के समप्रत्यय का सिद्धांत, प्रबोधक संप्रेरण के निर्धारक, संबोधक प्रेषणकर्ता, संदेशों के विषय वस्तु, संप्रेषण का माध्यम, श्रोता व लक्षित व्यक्ति, सामाजिक जीवन में रूढ़िवादिता का महत्व, सामाजिक व्यवहार का नियंत्रण, मानव व्यवहार के मार्गदर्शक और भविष्यवाणी में सहायता, सत्यनिष्ठा के प्रकार, बौद्धिक सत्यनिष्ठा, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 3rd इकाई के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मानवीय आवश्यकताएं और प्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे और लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण और मूल्य। अभिरुचि क्या होती है, तो एप्टीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड, अभिरुचि या एप्टीट्यूड से तात्पर्य किसी विशिष्ट क्षेत्र में कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की अर्जित या जन्मजात क्षमता से होता है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन, तो जोशियस एवं स्लेडर के अनुसार प्रेरणा किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया है। प्रेरणा के प्रकार, जन्मजात अभिप्रेरणा, जन्मजात अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक उसे कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। इन अभिप्रेरकों के अभाव में प्राणी का रहना संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, भूख या प्यास। अर्जित अभिप्रेरक यानी एक्वायर्ड मोटिवेशन, तो अर्जित अभिप्रेरक उसे कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद नहीं होते हैं, परंतु उसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सामाजिक रूप से अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सीखता है। अभिप्रेरणा के उद्देश्य, तो लोक सेवा में लक्ष्यों की प्राप्ति, लोक सेवकों को प्रोत्साहित करके उनके मनोबल को बढ़ाना, लोक सेवकों से स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना, मधुर श्रम संबंधों की स्थापना करना, लोक सेवकों में कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता की वृद्धि करना। अभिप्रेरणा के महत्व, प्रशासनिक संगठन के कार्मिकों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यंत सरल एवं सुलभ हो जाता है। प्रेरणा द्वारा कार्मिकों के मनोबल ऊंचा रखने में सहायता मिलती है, जिससे निराशा व असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं होती है। वित्तीय एवं अवित्तीय प्रोत्साहन से सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों की स्थापना को बल मिलता है। कार्मिकों से स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने का यह एक श्रेष्ठ व स्वस्थ साधन है। प्रेरणा द्वारा साधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है तथा लागत में भी कमी आती है। प्रेरणा से लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व ही प्राप्त हो जाता है। प्रेरणा की विशेषताएं, तो यह सतत प्रक्रिया है, यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है, यह आवश्यकताओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। नैतिकता की विशेषताएं, तो नैतिकता एक आंतरिक पक्ष है जिसका पालन व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के विकास से है। नैतिक मूल्यों पर भी सभी लोग विश्वास करते हैं। नैतिकता समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। नीति शास्त्र की उपयोगिता, व्यवहार कुशल बनाने में सक्षम, रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का अंत करने में सहाय, मनुष्य को उचित एवं अनुचित बातों का ज्ञान कराना। नैतिक कार्यों में बाधाएं, मनुष्य का ज्ञानी होना, हिंसा, भावनात्मक अतिरेक और मानसिक रुग्णता, मेंटल रिटार्डनेस। मूल्यों का महत्व, तो मूल्य समाज में एकता, स्थायित्व और नियंत्रण बनाए रखते हैं। मूल्य समाज में समानता उत्पन्न करते हैं। मूल्य समाज में आदर्श एवं आचरणों के प्रतीक होते हैं। मूल्य सामाजिक भावनाओं का निर्देशन करते हैं। मूल्यों की विशेषताएं, तो मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, मूल्य सामाजिक मापदंड हैं, तो ये सोशल स्टैंडर्ड होते हैं। मूल्य आदर्श के रूप में होते हैं। मूल्य अमूर्त होते हैं, तो ये अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनको देख नहीं सकते अपन लोग, छू के महसूस नहीं कर सकते, मतलब हम छू के महसूस नहीं कर सकते, इनको केवल मेंटल रूप से इनको महसूस किया जा सकता है। नैतिक मूल्य, तो ऐसे मूल्य जिनका संबंध व्यक्ति के आचरण व चरित्र के निर्माण से होता है, उन्हें नैतिक मूल्य कहा जाता है। मानवीय मूल्य, तो वो मूल्य जो मानव की सोच, व्यवहार व कार्य का मार्गदर्शन कर जीवन का परिष्कृत, गरिमापूर्ण व सार्थक बनाते हैं, मानव मूल्य कहलाते हैं। सामाजिक मूल्य, तो वे मूल्य जो सब समाज के निर्माण में सहायक होते हैं, सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। लोक प्रशासन का महत्व, तो राष्ट्र की रक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होते हैं। यह लोक कल्याण का माध्यम है।
यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम है, यह लोकतंत्र का प्रहरी है, यह कला और संस्कृति का संरक्षक है। लोक प्रशासन की प्रमुख समस्याएं: प्रशासनिक संरचना का अभाव, प्रबंधकों का अभाव, प्रशासनिक नेतृत्व का अभाव, प्रशासनिक नैतिकता का अभाव, प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अभाव, विशिष्ट सेवाओं का अभाव। पारदर्शिता पारदर्शिता का तात्पर्य यानी ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पद्धति में नागरिकों के उस जुड़ाव से है जहां पर उन्हें प्रशासन के प्रत्येक कार्यों और निर्णयों को जानने की क्षमता होती है। पारदर्शिता शासन का प्रमुख लक्षण। आरटीआई के माध्यम से पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाती है। तो नेक्स्ट है इकाई 4। तो इसमें भ्रष्टाचार के बारे में देखेंगे। भ्रष्टाचार क्या है? जब सार्वजनिक धन और पद का इस्तेमाल अधिकारी या कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो ऐसे कृत्य को भ्रष्टाचार कहा जाता है। भ्रष्टाचार के करप्शन के लक्षण या विशेषताएं क्या हैं? भ्रष्टाचार एक अनैतिक कार्य है, इमोरल कार्य है, इमोरल एक्ट है। इसके निम्नलिखित विशेषताएं या लक्षण हैं। पहला है कर्तव्य से हटकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करना, जो कि अनैतिक कार्य है। भ्रष्टाचार की व्यापक परिधि में राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात, निजी और स्वार्थपूर्ण भावनाएं होती हैं। भ्रष्टाचार में जल्दी काम कराने व जल्दी धन कमाने की मनोवृत्ति होती है। इसमें नगद राशि व वस्तु माध्यम होती है। यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भ्रष्टाचार साध्य भी है और साधन भी है। इसमें कर्तव्यों का उल्लंघन होता है। इसमें शक्ति, पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग होता है। भ्रष्टाचार रोकने के उपाय: सेवा शर्तों को आकर्षक बनाया जाए, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल किया जाए, नैतिक संहिता और आचार संहिता स्थापित की जाए, जन जागरूकता को बढ़ावा देना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, कठोर कानून व उनका उचित क्रियान्वयन और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। भ्रष्टाचार के प्रकार: विश्व बैंक के अनुसार प्रशासनिक भ्रष्टाचार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, दूसरा है स्मॉल करप्शन, लघु भ्रष्टाचार, फिर राजनीतिक यानी पॉलिटिकल करप्शन, फिर बृहत यानी बिग स्कैम्स, बिग करप्शन, लोक पब्लिक करप्शन, पब्लिक, निजी यानी पर्सनल करप्शन। भ्रष्टाचार के सामाजिक कारण: तो जन जागरूकता का अभाव है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, पतन हर जगह हो रहा है, तो बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति एवं भौतिकतावाद, अधिक जनसंख्या, सामाजिक स्वीकार्यता। फिर भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारण: तो नेता व अधिकारियों के बीच साठगांठ, राजनीति का अपराधीकरण, लोकतांत्रिक शासन के दोष, बढ़ता चुनावी खर्च और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। फिर सामाजिक भ्रष्टाचार के प्रशासनिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो जटिल नौकरशाही, प्रणाली पारदर्शिता का अभाव, फिर शासन में अनिश्चितता, शासन प्रशासन भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता। भ्रष्टाचार के आर्थिक कारण: कम वेतनमान, निजी स्वार्थ सिद्धि है तो व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं लोक प्रशासकों को की मिलीभगत होती है इसमें। भ्रष्टाचार के वैधानिक कारण: भ्रष्टाचार रोधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन नहीं, जटिल न्यायिक प्रक्रिया, कठोर कानूनों का अभाव, सरकारी कर्मचारियों को दिया गया अनुचित संरक्षण। भ्रष्टाचार के सामाजिक दुष्प्रभाव: सामाजिक असमानता का बढ़ना, सामाजिक असंतोष का बढ़ना, लोक कल्याण में कमी, सामाजिक न्याय में कमी। भ्रष्टाचार के राजनीतिक दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? तो राष्ट्र हित को हानि, शासन प्रशासन के प्रति अविश्वास, सेवा में गुणवत्ता का अभाव। भ्रष्टाचार के प्रशासनिक दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो प्रशासनिक अकर्मण्यता में वृद्धि, लाल फीताशाही, प्रशासनिक कुशलता में कमी। भ्रष्टाचार के आर्थिक दुष्प्रभाव: तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, विकास प्रक्रिया में बाधा, आर्थिक विषमता को बढ़ावा, सरकारी कोष को हानि। भ्रष्टाचार रोधी कानून: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1952, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, संशोधित अधिनियम 2018, सूचना का अधिकार 2005। भ्रष्टाचार का मापन: भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर, रिश्वतदाता सूचकांक, राजस्व पारदर्शिता संवर्धन, वैश्विक सत्यनिष्ठा रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निवारण में विसिल ब्लोअर की क्या भूमिका होती है? तो विसिल ब्लोअर वह होता है जो भ्रष्टाचार व अन्य अनैतिक कार्यों का खुलासा करता है या सूचना देता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार के मामले सामने लाने एवं भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में विसिल ब्लोअर का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। पहला, ये सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्थाओं में हो रहे घोटालों, भ्रष्टाचारों का खुलासा करते हैं, जैसे व्यापक घोटाला, अभी हाल ही में हुआ पटवारी घोटाला। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं विसिल ब्लोअर के माध्यम से ही हो रही हैं। विसिल ब्लोअर
RTI के माध्यम से भ्रष्टाचार को नियंत्रित करते हैं। विसिल ब्लोअर के भय के कारण सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं। ये संगठन में रहते हुए भ्रष्टाचार संबंधी जानकारी व साक्ष्य एकत्र कर घोटालों के खुलासे में मदद करते हैं, जैसे ऑल इंडिया घोटाला आदि। तो इसमें इंडियन ऑयल का घोटाला हुआ था, उसमें विसिल ब्लोअर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी उपस्थिति के कारण संगठन के अधिकारियों पर ईमानदारी पूर्ण एवं सत्यनिष्ठा के साथ कर्तव्य पालन करने का दबाव बना रहता है। भ्रष्टाचार निवारण में सूचना तंत्र मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? तो मीडिया सूचना तंत्र भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत समझ सकते हैं। पहला, मीडिया जनता को भ्रष्टाचार पर सूचना व शिक्षा देकर भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर सकती है। मीडिया सरकार में भ्रष्टाचार एवं घोटालों का पर्दाफाश करती है। सूचना तंत्र ई प्रशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार में पारदर्शिता एवं खुलापन लाता है, जिससे भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। मीडिया समाज में ईमानदारी व सत्यनिष्ठा का प्रचार प्रसार कर व नैतिक मूल्यों का विकास कर भ्रष्टाचार को नियंत्रित करती है। मीडिया भ्रष्टाचार को कुकृत्य व घृणित बताकर व निंदा करके समाज में भ्रष्टाचार को स्वीकारता है, भ्रष्टाचार की उसको कम करती है। मीडिया भ्रष्टाचार निवारक कानूनों के संदर्भ में लोगों को जागरूकता प्रदान करती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य, पहला है पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, फिर जवाबदेही तय करना, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, फिर नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। सूचना का अधिकार अधिनियम के समक्ष चुनौतियाँ, तो लोगों में जागरूकता की कमी, प्रदान की गई सूचनाएं अधिकांशतः अधूरी होती हैं, फिर लोगों को समय पर सूचना का प्राप्त न होना, शासन प्रशासन में रिकॉर्डों को रखने व उनके संरक्षण की व्यवस्था का कमजोर होना, पर्याप्त अवसंरचना एवं स्टाफ का अभाव, ब्लैक मनी, अघोषित विदेश आय की संपत्ति और आयकर अधिनियम का अधिरोपण 2015। तो यह अधिनियम ऐसी अघोषित विदेश आय व संपत्ति से संबंधित है जो भारत के कर कानूनों और विदेशी मुद्रा संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करके छिपाई गई है। भारत में काले धन की समस्या से निपटने में इस कानून को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1 जुलाई 2015 से यह प्रभावी हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। गठन इसका संस्थानम समिति की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को हुआ था। संवैधानिक दर्जा इसको केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत दिया गया था। इसकी संरचना, तो एक मुख्य आयुक्त होता है, 2 आयुक्त अधिकतम हो सकते हैं, फिर मुख्य व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य, सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, सरकारी कर्मचारी के अपने अधिकार का दुरुपयोग करने पर जांच करना, आगे की कार्यवाही को CBI को सौंपना। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011, तो लोकसभा में पारित 2011 में, राज्यसभा में पारित कब हुआ? 11 फरवरी 2014। राष्ट्रपति की अनुमति 9 मई 2014 को। भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले लोगों की सुरक्षा एवं संरक्षण का प्रावधान क्या है? कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले कर्मियों की पहचान गुप्त रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा प्रावधान है। गलती या दुर्भावना से पीड़ित शिकायतें पाए जाने पर शिकायतकर्ता को 2 साल या 2 साल का कारावास और साथ ही 30,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ए क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन द न्यूट्रल पाथ। क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन द न्यूट्रल पाथ भ्रष्टाचार के ऊपर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध किताब है। लेखक कौन है? मनोज मनोहर। क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन द न्यूट्रल पाथ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाला गैर सरकारी संगठन यानी NGO है ये टाइप का। इसकी स्थापना मई 1993 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन, जर्मनी में। और इस संस्थान के द्वारा निम्न सूचकांक जारी किए जाते हैं: वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक और वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर। CBI, तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, तो CBI इसका गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963 को। भारत की प्रमुखतम जांच एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CBI को पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी गई है। वर्तमान निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है। तो वर्तमान में दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल नहीं बल्कि प्रवीण सूद है। प्रवीण सूद। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग, तो उसका गठन अधिसूचना 6 फरवरी 1964 को जारी की गई और इसका गठन 1 मार्च 1964 को किया गया। उद्देश्य क्या था? प्रशासन में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। संरचना, तो मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं उप सतर्कता आयुक्त। नियुक्ति, तो राज्य सतर्कता आयुक्त और उप सतर्कता आयुक्त और संभाग और जिला स्तर पर सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अब इनके माध्यम से कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी?
थोड़ा सा चिंताजनक विषय है क्योंकि राज्य सरकार ही सब कर रही है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त, तो इसकी स्थापना फरवरी 1982 को होती है। अधिनियम मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 2000 अधिनियम 1981 के तहत। मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। ओम्बुड्समैन, तो स्वीडिश शब्द ओम्बुड से बना है, ओम्बुड्समैन। सबसे पहले स्वीडन ने इसे 1809 में अपनाया था। ओम्बुड्समैन नामक यही संस्था भारत में लोकपाल या लोकायुक्त कहलाती है। नेक्स्ट है लोकपाल तथा लोकायुक्त कानून 2013 की मुख्य विशेषताएं। तो 8 अगस्त 2011 को मनमोहन सरकार ने 11वां व अंतिम लोकपाल विधेयक 2011 प्रस्तुत किया, जो कि अन्ना हजारे के जन आंदोलन का परिणाम था। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा स्वीकृत देने के बाद यह लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के नाम से जाना जाने लगा। लोकपाल नियुक्त करने के लिए चयन समिति, तो अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। फिर उसमें लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य होते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का मान्यता प्राप्त नेता न होने पर फिर सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता सदस्य होता है। तो अगर विपक्ष कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इसमें सदस्य होगा। मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुशंसा पर नामित सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश सदस्य होंगे। राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। विशेष ब्लोवर, किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया गया अनैतिक कार्य जो किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्रीय हित में ना हो, ऐसे कार्यों को सार्वजनिक करने वाला व्यक्ति विशेष ब्लोवर कहलाता है। सिटीजन चार्टर, तो सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ते हैं। किसी संगठन के द्वारा नागरिकों से समक्ष की गई वचनबद्धता, इसमें प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समय सीमा, सेवा प्रदाता की शर्तें, उपभोक्ता संबंधी उपचारों का प्रस्तुतिकरण होता है, सिटीजन चार्टर कहलाता है। ब्लैक मनी, तो अघोषित विदेश आय और संपत्ति और आयकर अधिनियम का अधिरोपण 2015। यह अधिनियम ऐसी अघोषित विदेशी आय और संपत्ति संबंधी से जो भारत के कर कानूनों और विदेशी मुद्रा संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करके छिपाई गई है। भारत में काले धन की समस्या से निपटने में इस कानून को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1 जुलाई 2015 से प्रभाव में आया। चलिए दोस्तों, यहाँ से अपनी यूनिट 4 होती है, एथिक्स की थी, छोटी यूनिट थी, इसलिए जल्दी कवर कर दिया गया। मेंस को ध्यान में रखते हुए इस साल के इस बार के मेंस को ध्यान में रखते हुए इसको जल्दी से पूरा कर दिया गया है। तो मिलते हैं अगली सीरीज में। तो इसमें अभी पेपर 5 को डिस्कस करा जाएगा पहले, फिर इसके बाद जो अधूरा रह गया है उसको डिस्कस करेंगे। तो होप कि आप लोगों की सीरीज अच्छी लग रही है, तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि और अच्छी चीज़ें चैनल पर आ सकें। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।